हेलो, गुड डे, हाउ आर यू। कल हम लोग बेसिक इक्वेशंस के बारे में बात किए जो स्कैटर्ड इधर उधर अनरिलेटेड पड़े हुए थे, जिनको जिनकी सहायता से हम मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इक्वेशंस डेवलप करेंगे। ये चार बेसिक इक्वेशंस जो हम लोगों ने पढ़ा, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एनालॉगस गॉस लॉ फॉर मैग्नेटोस्टैटिक्स, एम्पियर सर्किटल लॉ एंड फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैक्सवेल इक्वेशंस को बिल्डअप करने के लिए दो नए फिजिकल पैरामीटर की आवश्यकता पड़ती है। एक से हमारा परिचय हो चुका है, उसको हम जान चुके हैं, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी आईडी और जेडी। जेडी की वैल्यू जो होती है, आपने देखा है, डेवलप किया है, इप्सिलॉन डेल्टा ई बाई डेल्टा टी के बराबर होता है, और इप्सिलॉन ई डी के बराबर होता है, तो जे डी की वैल्यू डेल्टा डी बाई डेल्टा टी भी लिखा जा सकता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, डेल्टा ई बाई डेल्टा टी फाइनाइट है, तो एक डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी या डिस्प्लेसमेंट करंट उत्पन्न होगा। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इस उद्देश्य से बनाया गया कि जो बेयरिंग और नॉन बेयरिंग दोनों केसेस को कंसीडर करें, डीसी वेयर देयर इज नो चेंज एट ऑल, और एसी जिसमें कि सिनुसाइडल वेरिएशन समय के साथ होता रहता है। यदि दोनों उपस्थित हों या दोनों में से अलग अलग एक साथ कोई उपस्थित हो, तो फिर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होगा वो हम जानने का भी प्रयास करेंगे। सो वी आर ट्राइंग टू getting ourselves familiar with equation of continuity. Equation of continuity. जिन इक्वेशंस की सहायता से इसको बिल्डअप करेंगे वो आपके परिचित हैं, उन्हीं इक्वेशन की सहायता से इसको बिल्डअप कर देंगे, लेकिन उसको रीअरेंज करेंगे तो वही एक इक्वेशन बन जाएगा फाइनली, जिसे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम जानते हैं, करंट is the rate of flow of charge. I is equal to delta dq by dt or delta q by delta t. करंट के लिए एक परिभाषा ये है, मैथमेटिकली द करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विच इज मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड हियर। दूसरा है, आई को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ द करंट डेंसिटी, और करंट डेंसिटी के लिए करेंगे, करंट डेंसिटी इज जे, स्मॉल एलिमेंटल एरिया इज ds being integrated over the surface। तो ये भी करंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो करंट के लिए अब दो इक्वेशन हमको मिल गए, द करंट इज रिप्रेजेंटेड आइदर विद द हेल्प ऑफ दिस वन और द करंट इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ दिस वन। दोनों के लेफ्ट हैंड साइड करंट है सेम, इक्वल, और इसलिए राइट हैंड साइड को भी समान होना चाहिए, एंड देयर बाय फ्रॉम 1 and 2, from equations 1 and 2 we get राइट हैंड साइड इक्वेट कर दो, j डॉट ds दिस इज इक्वल टू, हम डेल्टा q बाई डेल्टा t लिख लेते हैं। अंतर दोनों में बस ये है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन है, और चूंकि केवल टाइम पर डिपेंड करता है, बहुत सारे डिपेंडेंट पैरामीटर नहीं है, तो आइदर इट कैन बी रिटन एज dq बाई dt और डेल्टा q बाई डेल्टा t। एक चीज हम यहाँ पर और आपसे परिचय कराना चाहेंगे, Q इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। Q पॉजिटिव चार्ज होता है तब धारा बहती है, लेकिन प्रैक्टिस में एक्चुअली इलेक्ट्रॉन चलता है, और इलेक्ट्रॉन है जो निगेटिव चार्ज, तो ये एक निगेटिव करंट को ये बता रहा है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए एक यहाँ पर निगेटिव साइन रखा जा सकता है। दिस इज वन रीजन। द अदर रीजन इज कि
डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी के मतलब क्यू बढ़ रहा है, तो क्यू कहीं बढ़ रहा है, कोई एक क्षेत्र है, कोई रीजन है, वहां से कोई चीज बढ़ रही है, तो जहां से आ रही है निश्चित ही उस सोर्स पे घट रही होगी। यदि क्यू घट रहा है तो यहाँ ये बढ़ेगा जहां से आ रहा है, और क्यू यदि बढ़ रहा है तो यहाँ से निकल जा रहा है तो फिर यहाँ घटेगा। तो इस फिजिकल फैक्ट को शो करने के लिए कि किसी क्षेत्र से कोई चीज बाहर जाती है, करंट यदि बाहर जाती है तो निश्चित ही सोर्स में उतने की कमी आ जाएगी। तो एक जगह यदि पॉजिटिव है आउटगोइंग तो सिस्टम में नेगेटिव हो जाएगा। सो फॉर दैट वन वी पुट हियर ए नेगेटिव साइन। तो दो रीजन है इसके लिए कि करंट को डिफाइन कर लिए क्यू का प्रयोग करते हैं, क्यू इज ए पॉजिटिव चार्ज। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन चलता है विच इज ए नेगेटिव चार्ज, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक नेगेटिव साइन यहाँ रखा जा सकता है। दूसरा इसका एक्सप्लेनेशन है कि यदि एक जगह बढ़ रहा है, क्यू बाहर जा रहा है, तो निश्चित यहाँ घटेगा। यदि क्यू घट रहा है तो निश्चित ये बढ़ेगा। दोनों के व्यवहार एक दूसरे के ठीक उल्टे होंगे, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी एक नेगेटिव साइन यहाँ रखा जा सकता है। दिस इक्वेशन कैन फर्दर बी रिटन एज इंटीग्रल j dot ds, left hand side as such, right hand side is time derivative of q, and q can be written as volume integration of rho dv. Volume integration of rho dv. Rho is the volume charge density. In a volume dv, the total charge will be equal to rho dv integrated over the all volume being considered. तो q की वैल्यू इंटीग्रल ओवर द वॉल्यूम अंडर कंसिडरेशन रो dv के बराबर आएगा, वेयर रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। या इसको फिर लिख सकते हो JDS, ये सरफेस के ऊपर इंटीग्रल है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पर इंटीग्रेशन वॉल्यूम के ऊपर है। दोनों को सरफेस में या दोनों को वॉल्यूम में लिखा जाए तो एक साइड दोनों साइड को एक दूसरे से कंपेयर किया जा सकता है। सो हियर अप्लाइंग डाइवर्जेंस थ्योरम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, अप्लाइंग डाइवर्जेंस थ्योरम। इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे। दो तरह के थ्योरम का हम मैक्सवेल इक्वेशंस को डेवलप करने में प्रयोग करेंगे। वन इज द डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस द्वारा डेवलप किया गया है, लेकिन डाइवर्जेंस में कन्वर्ट होता है, इसलिए इसको पॉपुलरली डाइवर्जेंस थ्योरम भी कहते हैं। और दूसरा है कर्ल स्टोक्स थ्योरम, जहां सरफेस इंटीग्रल कैन बी कन्वर्टेड इनटू वॉल्यूम इंटीग्रल और वाइस वर्सा। तो वहां हम लगाते हैं स्टोक्स थ्योरम। यहाँ सरफेस इंटीग्रल कैन बी कन्वर्टेड इनटू वॉल्यूम इंटीग्रेशन, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ वॉल्यूम हो जाएगा, तो पैरामीटर को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो अप्लाइंग डाइवर्जेंस थ्योरम, इस थ्योरम के अनुसार ये जे डॉट ds है, ये लिखा जाता है डाइवर्जेंस जे dv ओवर द सेम वॉल्यूम। सो दिस कैन बी रिटन एज J can be written as divergence J, elemental volume dV considered over the same volume as being considered on the right hand side, and the right hand side can be written as minus volume integration over the same volume, volume is the same on both the sides, delta rho by delta t, delta rho by delta t dV। अब दोनों तरफ वॉल्यूम इंटीग्रेशन है और इसलिए पैरामीटर को अब इकट्ठा भी कर सकते हो। राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड को कन्वर्ट करें, चेंज करें, ट्रांसफर करें, तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस J फ्रॉम हियर प्लस डेल्टा रो बाई डेल्टा टी, डेल्टा रो बाई डेल्टा टी dV, elemental volume dV, this is equal to 0।
and this equation is true for any volume, any arbitrary volume, this will be valid. क्योंकि वॉल्यूम को स्पेसिफिक नहीं किया गया है कि यही इतना वॉल्यूम है, बड़ा वॉल्यूम भी हो सकता है, छोटा वॉल्यूम भी हो सकता है, कोई वॉल्यूम हो सकता है, उसके ऊपर ये इंटीग्रेशन किया गया. सो दिस इज वैलिड फॉर एनी आर्बिट्रेरी वॉल्यूम एंड देयर बाय डाइवर्जेंस जे प्लस डेल्टा रो बाई डेल्टा टी दिस इज इक्वल टू 0. और यही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहलाता है. मैथमेटिकली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी is being defined through divergence J plus delta rho by delta is equal to 0, where J क्या है? Conventional current density J, और displacement current density होता तो क्या लिखते हैं आप? JD. तो ये conventional current density है, where J and rho is the volume charge density, number of charges per unit volume, ये rho की वैल्यू है, और divergence J plus delta rho by delta t is equal to 0 is the mathematical equation for equation of continuity. इसके दो केसेज हो सकते हैं. If first rho is static, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, फिक्स्ड है, निश्चित है. डीसी करंट, तो रो इज स्टैटिक और नॉन वेरिंग, वेरी नहीं करता, नॉन वेरिंग. फर्स्ट रो इज स्टैटिक और नॉन वेरिंग. रो स्टैटिक हो जाए तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा. नॉन वेरिंग हो जाए, ये वेरी नहीं करता है, तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा. देन वी गेट डाइवर्जेंस J इट इज इक्वल टू 0. तो आगे हम देखेंगे, डेवलप भी करेंगे. डाइवर्जेंस J इज इक्वल टू 0 यदि आता है तो इसका मतलब ये किस तरह के केसेज को रिप्रेजेंट करता है? या तो स्टैटिक केसेज हो, स्टेडी हो, कांस्टेंट हो, या नॉन वेरिंग हो, या डीसी हो. तो ऐसे केसेज में डाइवर्जेंस J की वैल्यू 0 होगी. ये इसी इक्वेशन से निकलता है. और दूसरा केस ले लें, रो इज वेरिंग, रो बदल रहा है, AC, the voltage is always changing, the current is always changing with respect to time sinusoidally. तो ये केस हो गया रो इज वेरिंग, और रो इज वेरी करेगा तो डेल्टा रो बाई डेल्टा टी, since rho is varying with respect to time, delta rho by delta t will not be equal to 0. Had it been constant, rho is constant, तो डेल्टा रो बाई डेल्टा टी की वैल्यू 0 होती, जो पहले केस में हो चुका है. लेकिन यह वेरिंग है, तो वेरिंग होने के कारण डेल्टा रो बाई डेल्टा टी की वैल्यू कुछ न कुछ आएगी, कम आए, अधिक आए, but it will be finite, it will be having some value, and thereby in this case the equation will become divergence J. As such, it will remain divergence J, it is equal to minus delta rho by delta t. तो ये जब वेरिंग केसेज होते हैं तो उसमें ये एज सच वैलिड. जब नॉन वेरिंग केस होता है, वेरिएबल नहीं होता है, तो उस समय केवल डाइवर्जेंस J की वैल्यू 0 होती है. तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का मोस्ट जनरलाइज्ड फॉर्म है, which is valid both for static as well as non-static cases. क्योंकि पहले हम ज्यादातर स्टैटिक केसेज के बारे में बात करते थे. धारा ऐसी बहुत बाद में आई, जब हम लोगों ने मोटर बनाया, तब उसके रिवर्स प्रोसेस को किया, तो जेनरेटर बनाया, और जब जेनरेटर बना तो AC से हम परिचित हुए, और तब AC धारा का हम जानकारी प्राप्त कर सके. उसके पहले केवल हम DC का प्रयोग करते थे, DC बैटरी,
डीसी सोर्स, डीसी पैक का प्रयोग किया जाता था और डीसी में डाइवर्जेंस जे इज इक्वल टू 0 वैलिड था और इसी का इस्तेमाल करते थे। लेकिन आपने देखा है अभी डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, यहाँ कन्वेंशनल करंट डेंसिटी जे का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले डिस्प्लेसमेंट करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी में आपने देखा है जे डी इज इक्वल टू, मैं फिर लिख देता हूं, जे डी इट इज इक्वल टू, याद है, एप्सिलॉन डेल्टा ई बाई डेल्टा टी। The electric field is changing with respect to time. There is a variable case. It is changing. It is a varying case. और varying case में ही displacement current density आती है। यदि डेल्टा ई बाई डेल्टा टी की वैल्यू 0 हो जाए, ई फिक्स्ड हो जाए, ई के मान में परिवर्तन न हो, तो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी नहीं होगी। और इसलिए आवश्यक हो गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, डिस्प्लेसमेंट करंट तभी एग्जिस्ट करती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड में समय के साथ परिवर्तन हो रहा हो। नहीं परिवर्तन होगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, आईडी की वैल्यू, जेडी की वैल्यू 0 हो जाएगी। यदि परिवर्तन होगा तो आईडी या जेडी की वैल्यू आएगी। चूंकि हम अब मजबूर हैं डिस्कस करने के लिए कि स्टैटिक केसेज को भी कंसीडर करें, डीसी को भी कंसीडर करें, जहां पर ई के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, डेल्टा ई बाई डेल्टा टी 0 होता है, और साथ ही साथ वेरिएबल भी केस कंसीडर करें, ई का मान टाइम के साथ बदल रहा है और बदलेगा तो डेल्टा ई बाई डेल्टा टी की वैल्यू कुछ न कुछ आएगी और कुछ न कुछ आएगी, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी या डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट करेगा। और इसलिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी हम लोगों ने सुधारा, जनरलाइज इक्वेशन एक डेवलप किया, ऐसा जनरलाइज इक्वेशन जो स्टैटिक केसेज, डीसी केसेज और नॉन स्टैटिक केसेज, नॉन वेरिंग केसेज में भी लागू हो जाए, वेरिंग केसेज में लागू हो जाए, एसी के लिए भी लागू हो जाए, एसी और डीसी दोनों परिस्थितियों में जो लागू हो सके, तो उस तरह का एक इक्वेशन ऑफ डेवलप, हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डेवलप किया और वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इस तरह से प्रदर्शित होती है। ये जनरलाइज्ड इक्वेशन है फॉर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, वैलिड फॉर बोथ स्टैटिक एज वेल एज नॉन स्टैटिक केसेस। याद करने के लिए, वैलिड बोथ फॉर डीसी एज वेल एज डीसी, डीसी के साथ साथ एसी के लिए भी ये वैलिड होता है। तो ये है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो दो फिजिकल पैरामीटर से हम परिचित हुए, वन इज द डिस्प्लेसमेंट करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, द अदर इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। जेडी के लिए एक्सप्रेशन है एप्सिलॉन डेल्टा ई बाई डेल्टा टी और डेल्टा डी बाई डेल्टा टी, जहां टाइम डिपेंडेंट इन्वॉल्व है, एंड द अदर इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जनरलाइज्ड नोटेशन डाइवर्जेंस जे प्लस डेल्टा रो बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों का इस्तेमाल और जो बेसिक इक्वेशंस जो हम लोगों ने पढ़े हैं उनका इस्तेमाल करके हम मैक्सवेल्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के 4 इक्वेशंस हैं, ये इन्हीं इक्वेशंस पर बेस्ड हैं और इसे फिर हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे। So let us start from the first equation. मुझे लगता है आप लिख चुके होंगे, इसे मिटा दिया जाए। मैक्सवेल्स फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इक्वेशन, फील्ड मैक्सवेल्स फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इक्वेशन। कैसे इसको डेवलप करेंगे, तो पहले ये जान लीजिए किसकी सहायता से डेवलप करेंगे। तो ये गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे डिपेंड करता है। तो लिख लें यहां पर, इट इज बेस्ड ऑन
इट इज बेस्ड ऑन, शॉर्ट में हम लिखते हैं बेस्ड ऑन गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। Gauss law of electrostatics, which is mathematically represented by, mathematically क्या है आपको याद होगा, टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स E dot ds associated with a closed surface, it is equal to 1 by epsilon 0 times the total charge enclosed within the surface। स्टेटमेंट ऑलरेडी लिख चुके और उसके लिए मैथमेटिकल इक्वेशन भी आप गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए लिख चुके हो। कंपेयर कर दो, देख लो, यही इक्वेशन है। इसी इक्वेशन से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन जो बेस करता है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। इसको हम ऐसा फिर लिख सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल ओवर ए क्लोज सरफेस ऑफ E डॉट ds, दिस इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन 0 द टोटल चार्ज, और टोटल चार्ज को हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं ओवर, इंटीग्रेटेड ओवर द वॉल्यूम, कौन सा वॉल्यूम, इनक्लोज्ड बाय द सरफेस बीइंग कंसीडर्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे जो सरफेस है जिस वॉल्यूम को इनक्लोज करेगा, जैसे कमरे का वॉल्यूम, लेफ्ट हैंड साइड पर कमरे का सरफेस है और राइट हैंड साइड पर कमरे का वॉल्यूम है। और यदि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो हो तो इसको लिख सकते हैं रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी dV। dV इज द स्मॉल एलिमेंटल वॉल्यूम। तो हम इसको Q की जगह पर वॉल्यूम इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम enclosed by the surface on the considered on the left hand side rho dV, where rho is the volume charge density। अब कुछ चीजें हालांकि किताबों में नहीं दिया हुआ है, हो सकता है आपकी किताब जो दी गई है, अब नया एडिशन जो आया है, मैंने उनके ऑथर से डिस्कस किया हुआ था कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ी सी दिखती, तो धीरे धीरे लोग उसमें सुधार कर रहे हैं। कुछ किताबों में सही भी लिखा हुआ है और नॉर्मली किताब लिखी जाती है तो एक ने किताब लिखा, हमें किताब लिखना है तो लालच है, उसके कॉपी कट एंड पेस्ट करते हैं और जल्दी से जल्दी किताब छाप करके निकाल देते हैं बिना इसको देखते हुए कि क्या गलत है क्या सही है। तो देखिए कुछ चीजें इसमें अकर करेंगी, अपने आप हो गई, ऑटोमेटिकली होंगी, आपको कुछ कहना नहीं है। तो क्या होती है ये घटनाएं मैं बता दूं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज, पहला ड्यू टू चार्ज रो, ड्यू टू चार्ज रो, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है तो चार्ज का ही रिप्रेजेंटेटिव। ड्यू टू चार्ज रो एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एन इलेक्ट्रिक फील्ड E will develop। और जो ऑब्वियस है इस इक्वेशन में, सेल्फ ऑब्वियस है, चार्ज प्रेजेंट है, रो प्रेजेंट है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया है। हैड देयर बीन नो चार्जेज तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड ही इसलिए आया है, इसलिए उपस्थित है क्योंकि सिस्टम में चार्जेज हैं, रो है, रो की जगह पर क्यू है। यदि क्यू नहीं होता, चार्ज नहीं होता तो ई की वैल्यू 0 होती। तो पहली बात हो गई, ड्यू टू चार्ज, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज रो एन इलेक्ट्रिक फील्ड E विल डेवलप। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, ये तो पहली बात हो गई जो सीधे सीधे इस इक्वेशन में लिखा भी है कि चार्ज चूंकि प्रेजेंट है राइट हैंड साइड पर तो लेफ्ट हैंड साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और आ गया। यही मैं कह रहा हूं किताब में ये इस तरह से सिस्टमेटिकली क्या होगा ये नहीं लिखा हुआ है। अब E क्या करेगा, दूसरा पॉइंट,
E will polarize the system. Polarize the system. देखिए स्टेप वाइज समझिए। चार्ज प्रेजेंट है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जो इस इक्वेशन से भी स्पष्ट है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो इस सिस्टम को पोलराइज करता है, तो ई विल पोलराइज द सिस्टम। कॉन्सिक्वेंटली the polarization P consequently the polarization P will develop. Consequently the polarization P will develop. मैं दूसरे पॉइंट को और स्पष्ट कर दूं। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी लगाया जाएगा किसी भी सिस्टम पे तो सिस्टम को पोलराइज करता है। किसी डाइलेक्ट्रिक के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो सिस्टम पोलराइज हो जाएगा और इसलिए उसमें एक पोलराइजेशन P क्रिएट हो जाएगा। कॉन्सिक्वेंटली द पोलराइजेशन P विल बी क्रिएटेड। ठीक, अब तीसरा क्या है, पोलराइज हुआ तो ये P क्या करेगा, P will create polarization, will create bound charges. P will create bound charges. और बाउंड चार्ज की क्या प्रकृति होती है? चौथा, बाउंड चार्जेज will oppose the already existing charge रो। ये घटना होगी। मैंने 4 स्टेप में आपको बताने का प्रयास किया, फिर इसको समझ लीजिए। अब ये बाउंड चार्ज आ गया, एग्जिस्टिंग चार्ज आ गया रो। इन एग्जिस्टिंग चार्ज को हम दैट इज फ्री चार्जेस कहते हैं। फ्री चार्जेज, बाउंड चार्ज फ्री चार्ज का विरोध करेगा। फ्री चार्ज लिखना आवश्यक नहीं है, लेकिन फ्री चार्ज मैं इसलिए लिख रहा हूं कि एक नया टर्म आ गया बाउंड चार्ज। तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चार्ज जो है, जो पहले से प्रेजेंट है चार्ज, उसको हम कहते हैं फ्री चार्ज, और इस फ्री चार्ज का विरोध करेगा बाउंड चार्ज। तो ये 4 स्टेप जो हमने लिखा है इसको फिर से समझ लीजिए। सिंस चार्जेज आर प्रेजेंट, पहला स्टेप, चार्ज के प्रेजेंट होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा। पहली जो ऑलरेडी स्पष्ट है इस इक्वेशन से ही, इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टम को पोलराइज करेगा। ये घटना होती ही है, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो सिस्टम पोलराइज करता है और कॉन्सिक्वेंटली इसमें एक पोलराइजेशन P क्रिएट हो जाएगा। और जो P जो है इट विल क्रिएट बाउंड चार्जेस। अब किसे बाउंड चार्जेस कहते हैं मैं अभी आपको स्पष्ट करता हूं। और बाउंड चार्ज जो क्रिएट होंगे वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चार्ज रो है उसका विरोध करेगा, और पहले से जो उपस्थित चार्ज है रो, उन्हीं को हम फ्री चार्ज कहते हैं। तो बाउंड चार्ज फ्री चार्ज का विरोध करेगा। मैं इसको फिर से कह दूं, 4 पॉइंट आपने लिख लिया। रो प्रेजेंट है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सिस्टम को पोलराइज करेगा। कॉन्सिक्वेंटली पोलराइजेशन P क्रिएट हो जाएगा। P जब उत्पन्न होगा तो बाउंड चार्ज पैदा करेगा, और बाउंड चार्ज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चार्ज रो, जिसे फ्री चार्ज करते हैं, उसका विरोध करेगा।
अब फ्री चार्ज और बाउंड चार्ज क्या है इसको आप जरा समझ लीजिए। मान लीजिए कंडेंसर का प्लेट है, कंडेंसर के प्लेट को आपने इसको सेल के बैटरी के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया है और बैटरी के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से जोड़ा तो यहां पर पॉजिटिव चार्जेज आ जाएंगे। और ऑब्वियसली इसको किससे जोड़ रखा है आपने बैटरी के नेगेटिव पोल से। लगाई देता हूं। अभी बेसिक इलेक्ट्रिकल में इस तरह की सर्किट बहुत पढ़ते होंगे आप। चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर में भी इस तरह की सर्किट बनाया था। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से कंडेंसर का यह प्लेट जुड़ा है, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। नेगेटिव प्लेट, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से जुड़ा हुआ जो प्लेट है वो नेगेटिव प्लेट कहलाएगा और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। कंडेंसर फाइनली जब चार्ज हो जाएगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करना बंद कर देगा तो एक प्लेट इसका पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरा नेगेटिव हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन वन प्लेट विल बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द अदर प्लेट। एक पर यदि 50 माइक्रोकूलम डेवलप करता है तो दूसरे पर -50 माइक्रोकूलम डेवलप करेगा। तो मैंने इसका ध्यान भी रखा है। एक पर मैंने 5 प्लस बनाया है, 1 2 3 4 5 बनाते समय मन ही मन गिन लिया, तो दूसरे पर भी मैं 5 ही नेगेटिव बनाऊंगा, 1 2 3 4 5, 6 नहीं बना सकता, गलत हो जाएगा। बहुत सारी किताबों में बना रहता है, इसका ध्यान नहीं देते। एक पर संख्या 70 होता है, दूसरी पर संख्या 65 हो जाती है, गलत। एक पर यदि 50 माइक्रोकूलम प्लस आया तो दूसरे प्लेट पर -50 माइक्रोकूलम भी आएगा। एक पर दर्शाते समय, दिखाते समय भी आपको करना चाहिए कि एक पर पॉजिटिव चार्ज की संख्या यदि 5 आपने शो की है तो नेगेटिव चार्ज भी 5 ही आएगा। अब इन्हीं चार्जेज को, ये जो चार्ज है, इन चार्जेज को हम कहते हैं फ्री चार्ज, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चार्ज, ये फ्री चार्ज कहलाता है। यही जो इसका रेफरेंस यहाँ है, फ्री चार्ज। और मान लीजिए इसकी वैल्यू है Q, फ्री चार्ज, और एरिया ऑफ द प्लेट A है। A इसका एरिया ऑफ द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर है, ये इसका भी एरिया है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटरमीडिएट में आपने पढ़ रखा होगा, मैं ये अब मिटा देता हूं। उसके टर्म में मैं फ्री चार्ज और बाउंड चार्ज के डिटेल आपको समझा दूं, फिर आगे फिर इस इक्वेशन को करेंगे। फ्री चार्ज क्यों? इसके कारण जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा आएगा, तो सिग्मा को हम कहेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ फ्री चार्जेज। फ्री चार्ज के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द प्लेट डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द प्लेट। ठीक, ये पढ़ रखा है इंटरमीडिएट में, हम नई चीज आपको नहीं बता रहे। हाँ, एक नया नाम उसको दे रहे हैं फ्री चार्ज, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जो पहले से है। बैटरी से आपने जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ने के कारण एक के ऊपर 5 प्लस आ गया, दूसरे के ऊपर माइनस प्लस आ गया, 5 आ गया, और इसको हम कहते हैं फ्री चार्ज। और फ्री चार्ज से सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ फ्री चार्जेज सिग्मा आपने निकाला, और सिग्मा वैल्यू Q बाई A आ जाएगा। इसी को हम इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट D कहते हैं, जिसका प्रयोग आपने डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन जो लिखा था, JD इज इक्वल टू इप्सिलॉन डेल्टा E बाई डेल्टा T, और इप्सिलॉन E को ही D कहते हैं, तो डेल्टा D बाई डेल्टा T आपने लिख रखा था। तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू फ्री चार्जेज, इसको हम कहते हैं D। अभी देखिए, इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आपने इंसर्ट कर दिया पार्शियली या कंप्लीटली, तो हम थोड़ा प्लेट से थोड़ा छोटा ही स्लैब शो कर रहे हैं। सटा देंगे तो पता नहीं चलेगा कि आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसमें डाला। अब देखो, इसके डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जो इसमें इंसर्ट किया गया,
डाइपोल्स होंगे और ये डाइपोल्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ओरिएंट करने की कोशिश करेंगे, और ओरिएंट करेंगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक, तो नेगेटिव पोल उसके इधर आ जाएंगे डाइपोल के, और डाइपोल के पॉजिटिव पोल्स इधर आ जाएंगे। इसी को कहते हैं पोलराइजेशन। पहले डाइपोल तितर बितर इधर उधर पड़े हुए थे, रैंडम कंडीशन में पड़े हुए थे। अब इन पे इनके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर, फ्री चार्ज के पॉजिटिव से फ्री चार्ज के नेगेटिव की तरफ की एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग गई, तो डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो गया। जो आपने सिस्टम लिखा है ये पोलराइज हो गया, और इसमें एक पोलराइजेशन P क्रिएट हो जाएगा। इन्हीं चार्जेस को डाइलेक्ट्रिक सरफेस के ऊपर जो क्रिएट होते हैं, ये चार्ज, इनको कहते हैं बाउंड चार्ज। तो दो तरह के चार्ज के अंतर को आप समझ गए, ये कहते हैं बाउंड चार्ज। एक हो गया फ्री चार्ज जो कंडेंसर के प्लेट के ऊपर डेवलप करेंगे, और एक हो गया बाउंड चार्ज जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के ऊपर डेवलप करेंगे। और देखो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, इसका मतलब विरोध कर रहा है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्री चार्ज का। बाउंड चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसके पॉजिटिव से इसके नेगेटिव की तरफ उल्टे डायरेक्शन में होगी, और इसलिए बाउंड चार्ज इसका विरोध करते हैं। यह चीज जो आपने लिख रखी वो सारी अब स्पष्ट है, इसको कहते हैं बाउंड चार्ज। और बाउंड चार्ज को यदि हम कह लें Q डैश, फ्री चार्ज को Q आपने कहा, बाउंड चार्ज को हम कह लें Q डैश। आवाज देखना ठीक है, बाउंड चार्ज को हम कह लें Q डैश। ठीक, थोड़ा और 4 मिनट और एक खत्म कर लें। तो बाउंड चार्ज को हमने कहा Q डैश। अब फ्री चार्ज Q और बाउंड चार्ज में Q डैश में क्या संबंध होता है वो आपके सब्जेक्ट में नहीं है, लेकिन मैं फ्री चार्ज और बाउंड चार्ज के संदर्भ में ये फिगर बना रहा हूं। तो जैसे आपने सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू फ्री चार्जेस सिग्मा से रिप्रेजेंट किया, वैसे ही सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू बाउंड चार्जेस, बाउंड चार्जेस को आपने Q डैश सिग्मा डैश लिखा, फ्री चार्ज को आपने Q सिग्मा लिखा। तो ये देखो इसकी सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू फ्री चार्जेस। सिग्मा डैश क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू बाउंड चार्जेस। अब बाउंड चार्ज की संख्या है Q डैश डिवाइडेड बाई A, बाउंड चार्ज पर यूनिट एरिया is sigma dash is the surface charge density due to bound charges, and this is equal to P. This is equal to P, and P will oppose, bound charges will oppose the already existing charge Q. देखो इसकी फ्री चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट है, बाउंड चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड राइट टू लेफ्ट है, ये इसका विरोध करेगा। तो यही स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है। इसलिए मैक्सवेल का इक्वेशन स्टार्ट करने के लिए जो गॉस लॉ आपने लिखा था, गॉस लॉ को हम मॉडिफाई कर देंगे, E डॉट ds ओवर ए क्लोज सरफेस, दिस इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन 0 वॉल्यूम इंटीग्रेशन, उस वॉल्यूम के ऊपर जो इस सरफेस द्वारा इनक्लोज्ड है, और यहां पर आया था रो, फ्री चार्ज रो, रो का बाउंड चार्ज विरोध करेगा, तो रो के संगत हम एक टर्म यहां इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, रो पी, विरोध करने का मतलब माइनस साइन। रो मैं बंद कर दो फिर बता दे रहा हूं क्या है। सो द गॉस लॉ व्हिच हैज बीन रिटन, मिटा दिया है मैंने, कैन बी मॉडिफाइड इन दिस वे, जहां पर रो जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ड्यू टू फ्री चार्ज, रो पी is the volume charge density due to polarized charge। आप चाहें तो इसको भी डैश के टर्म में लिख सकते हो तो याद रहेगा, रो माइनस रो डैश। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू फ्री चार्ज, सिग्मा डैश है सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू बाउंड चार्ज, रो जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ड्यू टू फ्री चार्ज, रो डैश है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ड्यू टू बाउंड चार्ज, और बाउंड चार्ज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग
फ्री चार्ज का विरोध करेगा, इसलिए एक नेगेटिव साइन, और इसलिए गॉस लॉ का जो इक्वेशन आपने लिखा था उस परिस्थितियों के अनुसार उस गॉस लॉ के इक्वेशन को हम इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन से कैसे मैक्सवेल का पहला इक्वेशन डेवलप होगा इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।